प्रिय प्रशिक्षुओं, देवी एवं सज्जनों, नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार उपाध्याय, वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से आपके बीच उपस्थित हूँ। शासकीय क्रय के संबंध में मैं आप लोगों से कुछ इंटरेक्शन करना चाह रहा हूँ। इसमें शासकीय क्रय में मुख्य चीज़ जो है, आप लोग वित्तीय औचित्य के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, इसका ध्यान दिया जाता है। वित्तीय औचित्य का सिद्धांत के तहत ये जिस प्रकार कोई व्यक्ति अब लोक धन में से व्यय करते समय उतनी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए, उतनी जैसा कि सामान्य विवेकपूर्ण व्यक्ति अपने निजी धन के प्रयोग से कोई क्रय करता है। मुख्य चीज़, जैसे आप कोई अपने लिए कोई वस्तु क्रय करते हैं तो उसी हिसाब से उतनी ही सतर्कता उसमें बरतनी चाहिए। सतर्कता बरतने, जैसे आप कोई सामान बाहर खरीदने जाते हैं, कई दुकानों पर उसका मूल्य देख लेते हैं, हर जगह से मूल्य देखते हैं। मूल्य देखने के बाद जो कम से कम में जो चीज़ें मिलती हैं उसको क्रय करते हैं। उसी सामान जनरल प्रूडेंस का व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, जो सावधानी बरतना है, वो सम्यक सावधानी शासकीय क्रय में करना होता है। शासकीय क्रय के संबंध में उसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है। उसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था है कि नहीं है, बजट में उतना पैसा है कि नहीं है, और थर्ड चीज़ जो है, उस क्रय की नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करना। बजट की व्यवस्था देख लेने के बाद, सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, उसके बाद उस क्रय की प्रक्रिया को पालन करना बहुत आवश्यक है। क्रय की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चीज़ें हैं। एक तो आप सीधे बाज़ार से क्रय कर लेते हैं, उसकी सीमा 20,000 रुपये तक रखी गई है। 20,000 रुपये तक का क्रय आप सीधे मार्केट से क्रय करेंगे, और उसको मार्केट से क्रय करने के बाद अगल बगल के उस सामग्री की, उस सामान की क्या मूल्य हो सकता है, इसको पूरा वेरीफाई करते हुए, छानबीन करते हुए, फिर उसको क्रय का अंजाम देंगे। दूसरा, 20,000 से ऊपर 1 लाख तक जो शासकीय नियमों में व्यवस्था दी गई है, वो 3 कोटेशन के आधार पर क्रय किया जाता है। कम से कम 3 कोटेशन आप मार्केट सर्वे करके ऐसे जो उस सामान को बेच रहे होंगे, बिक्री कर रहे होंगे, जहाँ पर सामान उपलब्ध है, ऐसे प्रतिष्ठित दुकानदारों को उनसे 3 कोटेशन प्राप्त करेंगे। कोटेशन प्राप्त करने में सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है कि जो 3 या 3 से 4 जो भी जिससे आप कोटेशन लेंगे, उनको पत्र जारी करेंगे। अब पत्र जो है अलग अलग जारी करेंगे। बहुधा लोग एक ही लेटर में, एक ही पत्रांक से सब चारों को 3 या 4 जितनी भी उनको आवश्यकता है, जितने को उन्होंने सर्वे किया है, उनको जारी कर देते हैं। तो एक पत्रांक से जारी करने में उनमें एक दूसरे से संपर्क करके मूल्य का काकस कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अलग अलग पत्रांक से 3-4 जिन लोगों को आप करेंगे, पत्र जारी करके उनसे उसमें निर्दिष्ट कर देंगे कि वो बंद लिफाफे में अपने रेट को वो इस कार्य जो परचेज ऑफिसर है, जिनको परचेज करना है, उनको उपलब्ध कराएंगे। ये
कार्य 20,000 से 1 लाख रुपए तक का 3 कोटेशन की प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। 1 लाख के ऊपर हमें टेंडर के माध्यम से, निविदा के माध्यम से हमें कार्रवाई करनी होगी। निविदा का मीन्स है उसके टर्म्स कंडीशंस हम उसको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद उसको समाचार पत्रों में उसको प्रकाशित करेंगे। 1 लाख से 10 लाख तक का हम साधारण निविदा समाचार पत्रों से साधारण तरीके से निविदा प्राप्त करेंगे। 10 लाख के ऊपर हमें ई टेंडरिंग के माध्यम से कार्रवाई करनी होगी। 1 लाख से ऊपर भी टेंडरिंग कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से 10 लाख तक हम अगर सुविधा अनुसार हम साधारण टेंडरिंग, मैनुअल टेंडरिंग के माध्यम से क्रय की कार्रवाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोटेशन और टेंडर के में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं प्रकाश डालूँगा। कोटेशन में जो हमारा प्रपत्र किसी प्रकार का उसमें क्रय मूल्य नहीं लिया जाता है। टेंडर में हमें उसका एक हम मूल्य निर्धारित करेंगे और वो मूल्य उस टेंडर पेपर को, निविदा प्रपत्र को कार्यालय से संबंधित व्यक्ति टेंडर में खरीदेगा और उसको उसका मूल्य वो जमा करेगा। टेंडर में सारी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। कब टेंडर खोला जाएगा, कब उस टेंडर खोलते समय जितने टेंडरर्स हैं, निविदादाता हैं, उनकी उपस्थित भी अनिवार्य है। वो चाहे वो उपस्थित होकर अपने सामने खोल सकते हैं। कोटेशन में हम सबसे प्रस्ताव प्राप्त कर लेंगे बंद लिफाफे में, और एक तीन लोगों की कमेटी बना के उस कोटेशन 3 लोगों की उपस्थिति में खोल लिया जाएगा। और उसमें टेंडर्स के जो कोटेशन दाताओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। और जब इसमें टेंडर खोला जाएगा तो टेंडर खोलते समय का निर्धारण होगा, तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा। उसी तिथि को, उसी समय उस टेंडर को खोला जाएगा। और टेंडर में दूसरी चीज़ें हैं, टेंडर में अर्नेस्ट मनी जमा किया जाएगा। वो अर्नेस्ट मनी का निर्धारण जो है ये एक धनराशि अर्नेस्ट मनी की निर्धारित की जाती है, जो 1 लाख रुपए तक 1500 रुपये उसको उसमें अर्नेस्ट मनी निर्धारित की जाएगी। और 1 लाख से उसके ऊपर 1000 रुपये उस पर जुड़ता जाएगा। एक लाख से ऊपर प्रति 1 लाख रुपये में 1000 रुपये जुड़ता जाएगा। इस तरीके से निर्धारण करके उसको डीडी के माध्यम से, बहुत बड़ा टेंडर है तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, एफडी के माध्यम से उसको जमा किया जाएगा। और अर्नेस्ट मनी जो जब टेंडर खोला जाएगा, टेंडर फाइनल होगा तो सफल निविदादाता का अर्नेस्ट मनी रख लिया जाएगा। जो असफल टेंडर्स होंगे, निविदादाता होंगे, उनका अर्नेस्ट मनी वापस कर दिया जाएगा। इस टेंडर में भी दो प्रकार के टेंडर्स हैं। एक तो साधारण फाइनेंशियल बिड ही मान लिया जाता है, और दूसरा टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। ये टेक्निकल प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव, ये दोनों मांगे जाएंगे।
टू बिट सिस्टम में जो अलग अलग लिफाफों में होंगे, ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो धरोहर धनराशि है जिसका वो अलग एक लिफाफे में मांगा जाएगा। इस प्रकार 3 लिफाफे टू बिट सिस्टम में प्राप्त किए जाएंगे। प्रथम लिफाफे में अर्नेस्ट मनी का होगा जो अलग से रखा जाएगा, ऊपर धरोहर धनराशि की धनराशि उसमें है ऐसा अंकित कर दिया जाएगा। टेक्निकल बिड अलग रहेगा। टेक्निकल बिड और जिनकी ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का लिफाफा पहले खोला जाएगा। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का लिफाफा खोलने के बाद यदि उसमें अर्नेस्ट मनी सफिशिएंट और नेशनलाइज जितनी धनराशि चाहिए उतना और जिस बैंक से होना चाहिए उसका सब पूरा चेकिंग करने के बाद यदि अर्नेस्ट मनी प्रॉपर है तब उस बिड को स्वीकार करते हुए टेक्निकल बिड खोलने के निर्णय लिया जाएगा। टेक्निकल बिड सभी निविदादाताओं जो लोग उपस्थित हों उनके समक्ष खोला जाएगा। टेक्निकल बिड का पुनः फिर उसका वो इवैल्यूएशन किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो हमारी निविदा की शर्तें हैं उसको वो पूरा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, हर चीज़ उसको प्रत्येक निविदा की शर्त के अनुसार उसका इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करके जब उसमें टेक्निकल बिड में जो लोग सफल होंगे उनके फाइनेंशियल बिड खोलने की कार्रवाई की जाएगी। टेक्निकल बिड में खोलने के बाद फाइनेंशियल बिड एक निश्चित दिनांक को, निश्चित समय और निविदादाताओं की उपस्थिति में उसको खोला जाएगा। खोलने के बाद फाइनेंशियल बिड में उसका एक कंपैरेटिव तैयार किया जाएगा। जो सफल टेक्निकल बिड में सफल निविदादाता होंगे उनके फाइनेंशियल बिड की कंपैरेटिव तैयार किया जाएगा। उस तुलनात्मक विवरण जिसे कहते हैं, उस तुलनात्मक विवरण में जिसका लोएस्ट होगा उस बिड को हम फाइनेंशियली स्वीकार करेंगे और उनको L1 की का मतलब संज्ञा देते हुए फिर उससे ज़्यादा होगा क्रम में L1 उसको L2 L3 करके इस प्रकार का एक कंपैरेटिव बिड बनाएंगे। जो L1 आएगा, जो सबसे न्यूनतम धनराशि जिसका ऑफर में रहेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। L1 अगर सपोज कीजिए 2 लोगों का L1 आ जाता है तो दोनों लोगों को L1 को स्वीकार करेंगे। दोनों लोगों से बातचीत करके अगर उसमें से कोई अपने को ऑफ़र नहीं स्वीकार करता है तो जो स्वीकार करता है उसको हम आदेश देंगे और अगर दोनों स्वीकार करते हैं तो पूरे क्रय को, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम 2 भागों में विभाजित करके और उनको क्रय आदेश, परचेज ऑफिसर जो है क्रय आदेश जारी करेगा। इस प्रकार टेंडर के माध्यम से निविदा की कार्रवाई करके उसका मूल्यांकन करके हम क्रय आदेश जारी करेंगे। क्रय आदेश जारी करने के बाद हम उनसे एक अनुबंध करते हैं। ये हमारे उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित होता है। उस अनुबंध में जिनका L1 है उनकी ईएमडी हमारे पास रखी रहती है। उस क्रय आदेश में एक 5% जो जितनी वैल्यू होती है 5% उनका, उस धनराशि का 5% हम परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में लेते हैं और 5% का परफॉर्मेंस गारंटी लेते हुए उनसे अनुबंध करेंगे। फिर क्रय आदेश जारी करेंगे। परफॉर्मेंस गारंटी हमें क्रय आदेश के पहले हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर संबंधित टेंडर ने, निविदादाता ने अपनी ईएमडी वापस ले ली है तो ठीक है, नहीं तो उस ईएमडी को
जो परफॉर्मेंस गारंटी में समायोजित करते हुए रेस्ट अमाउंट की का बैंक ड्राफ्ट, डीडी, बैंक गारंटी जो भी जिस स्थिति में जैसा कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से उसको लेते हुए हम उसको सुरक्षित रखेंगे। और क्रय की जब आपूर्ति हो जाएगी तो फिर यदि किसी प्रकार की उसमें पेनाल्टी नहीं है, कटौती नहीं है, तो उस हम परफॉर्मेंस गारंटी को वापस कर देंगे। इस प्रकार क्रय की ये सामान्य क्रय के प्रोसीजर 3 प्रकार के हैं। एक तो साधारण, एक सीधे क्रय करके 20,000 रुपये तक, 20,000 से 1 लाख रुपये तक कोटेशन के माध्यम से, 1 लाख से ऊपर टेंडर के माध्यम से, 10 लाख के ऊपर अनिवार्य रूप से ई टेंडर के माध्यम से हम क्रय की कार्रवाई करते हैं। इसके पश्चात अब जम के तहत जम के बारे में बताएं। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के पोर्टल को अंगीकार करके और पोर्टल के माध्यम से, इस जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की व्यवस्था की है। ये 23 अगस्त 2017 से उत्तर प्रदेश में ई मार्केट प्लेस जेम की इस शासनादेश से 23 अगस्त 2017 के शासनादेश से लागू किया है। उसमें मुख्य विशेषता है कि जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। सरकार के निर्देश हैं, उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के नियम 144 के तहत प्रावधानित किया गया है कि जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए। जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पर उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल जो क्रय नियमावली है उसके सुसंगत नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। जैसा हम पूर्व में बता चुके हैं कि 3 प्रकार से क्रय कर सकते हैं। सीधे क्रय कर सकते हैं, सीधे बाज़ार से क्रय कर सकते हैं 20,000 रुपये तक, 20,000 से 1 लाख रुपये तक कोटेशन के माध्यम से क्रय करेंगे, 1 लाख से ऊपर टेंडरिंग के माध्यम से क्रय करेंगे। टेंडरिंग में 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का साधारण टेंडरिंग करेंगे सामान, और 10 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग अनिवार्य रूप से करेंगे। चाहे तो 1 लाख से ऊपर भी ई टेंडरिंग की कार्रवाई कर सकते हैं। जेम से क्रय करने की सीमा पहले 50,000 रुपये थी, अब उसको 25,000 रुपये कर दिया गया है। पहले 50,000 रुपये से 30 लाख तक सीधे L1, L2, L3 करके सीधे 30 लाख रुपए तक उस पोर्टल पे जाके जिसका L1 होता था उसको क्रय आदेश जेम पोर्टल में सारी व्यवस्थाएं क्रय आदेश भी खुद बना देगा। अब उस पोर्टल से निकल आएगा और किसका L1 है, किसका L2 है, किसका L3 है, सारी चीज़ें L1 को वो स्वीकार कर देगा। ये सब पोर्टल से ही सब कार्रवाई होगी, मैनुअल कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब 30 लाख रुपए तक की जो सीमा थी उसको कम करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 5 लाख रुपए के ऊपर जेम से जो कार्रवाई होगी वो जेम के अंतर्गत बिडिंग प्रोसेस से होगी। उसमें जेम में कम से कम 3 ऐसे विक्रेताओं निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जाएगी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता, आपूर्ति अनुबंध, आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हों।
ये जम पोर्टल पे सब जम पोर्टल पे जाके वहाँ सब जम ही इस चीज़ को डिसाइड कर देगा। इस पोर्टल पे जाने से एक हमारी गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हमें सामग्री मिल जाता है, पारदर्शिता बनी रहती है और मितव्ययता बनी रहती है। मुख्य चीज़ जम पोर्टल के अनुसार आपूर्ति के 48 घंटे के अंतर प्रोविजनल रिसीट सर्टिफिकेट, आपूर्ति के दिनांक से 10 दिन के अंदर संतोषजनक आपूर्ति का प्रमाण पत्र तथा उसके पश्चात 10 दिन की समयावधि में भुगतान सुनिश्चित कराने की व्यवस्था दी गई है। तो जम पोर्टल से भी हम क्रय की कार्रवाई करते हैं। जम पोर्टल से शासन के आदेश हैं कि जम पोर्टल से ही क्रय की कार्रवाई किया जाए। क्रय के संबंध में मुख्य मूल तत्व है, मूल अवयव है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, कंपटीशन रहे और आर्बिट्रेरियस जो किसी एक के चयन आर्बिट्रेरियस का एलिमिनेशन वो समाप्त रहे। एक क्रय की पारदर्शिता क्रय के सबसे मूल तत्व में इन चीज़ों को प्रोक्योरमेंट में परचेज में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी पर हम विशेष ध्यान दें, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बनी रहे, कंपटीशन उसमें रहे और आर्बिट्रेरियस का कहीं पर आर्बिट्रेरियस का कोई तत्व उसमें नहीं होना चाहिए। अब इफ़िशेंसी को हमें ध्यान देना है, उसकी दक्षता, समय के अनुसार उसकी आपूर्ति समय के साथ हो जाए, उसका भुगतान, ये सब इफ़िशेंसी पर भी हमें ध्यान देना है ताकि दक्षतापूर्व हम क्रय की कार्रवाई करें। इकोनॉमी पर ध्यान देना है कि जो कम से कम जो मूल्य निर्धारित किया गया है उसके अनुसार समय रहते हुए हम उसको क्रय कर सकते हैं। एक मूल्य 6 महीने तक सामान्यतः वैलिड रहता है। 6 महीने के बाद बाज़ार में इतनी तेज़ी से परिवर्तन होता है कि मूल्य में वृद्धि और कमी दोनों की संभावना बनी रहती है। तो इकोनॉमी पर भी हमें ध्यान देना है और अकाउंटेबिलिटी, इस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। हम सरकारी क्रय में हम अकाउंटेबल रहें कि किसी सरकार के प्रति अकाउंटेबल रहें, उस क्रय जिसको क्रय आदेश दिए हैं, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारे उनके बीच में हुआ है, उनके प्रति अकाउंटेबल रहें। इस चीज़ का विशेष सावधानीपूर्वक ध्यान रखते हुए क्रय की कार्रवाई की जानी चाहिए। एक अभी हमने क्रय करते समय निविदा के मैटर में, निविदा करते समय उसका मूल्य निर्धारित किया था। कोटेशन में मूल्य नहीं होता है, मैंने बताया है। निविदा लेते समय उसका कास्ट निर्धारित किया जाता है। उसमें 1 लाख की से 10 लाख की निविदा अगर है तो टेंडर किया जा रहा है तो 0.2% उस मूल्य का 0.2% उसका कास्ट निर्धारित किया जाएगा और 100 रुपये में वो मल्टीपल होगा। 0.2% करके उसके नेक्स्ट 100 रुपये में उसको वो करके राउंड अप करके किया जाएगा। मिनिमम कास्ट जो है 400 रुपये निर्धारित होगा और मैक्सिमम 1500 रुपये इसमें लोकल टैक्स लिया जाएगा। ये निविदा का कास्ट
सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इसमें जीएसटी जो है, जीएसटी भी लेके जमा किया जाएगा। 10 लाख से ऊपर जो अगर कास्ट है तो 0.15% लिया जाएगा, 100 रुपये में उसको मल्टीपल किया जाएगा, और मैक्सिमम 25,000 रुपये प्लस टैक्सेज, जीएसटी लोकल टैक्सेज जो है उसको लेके उसको प्राप्त किया जाएगा और उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। अगर डुप्लीकेट कॉपी में आप उसको देते हैं निविदा प्रपत्र को, तो जितना कास्ट पहले से निर्धारित है उसका 50% और उसमें कास्ट लिया जाएगा। 100 रुपये में उसको राउंड अप करते हुए उसमें जीएसटी वगैरह लेते हुए फिर लोकल टैक्सेस प्राप्त करके उसको निर्धारित किया जाएगा। मुख्य चीज़ जो टेंडर की इंक्वायरी में, उसमें 2-3 चीज़ें, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, प्लेस एंड टाइमिंग का उसमें निश्चित रूप से उसमें उल्लेख होगा। प्लेस, टाइम और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ टेंडर, इसका उल्लेख किया जाएगा। प्रेस्क्राइब टाइम पे उसको प्राप्त किया जाएगा। अगर प्रेस्क्राइब टाइम और समय उसके अंतर्गत कोई निविदा नहीं डाल पाता है, बाद में निविदा आती है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस ईएमडी की धनराशि एग्जैक्टली कैलकुलेट करके ज़रूर प्राप्त किया जाएगा। अगर ईएमडी नहीं प्राप्त हुआ है तो ऐसे निविदाओं को बाहर कर दिया जाए, निविदादाताओं के प्रस्ताव को बाहर कर दिया जाएगा और उनका टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड, ये सब पे आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का स्पेसिफिकेशन इत्यादि सब निविदा प्रपत्र में स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया जाना होगा। उसमें 2-3-4 जो चीज़ें अनिवार्य रूप से हैं, उसमें सेल्स टैक्स, वैट, अब आज की तारीख में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ट्रांजिट इंश्योरेंस और कंपनी का नेटवर्थ कितना है जो निर्धारित किया जाएगा, टर्नओवर जो निर्धारित किया जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब टेंडर के अनिवार्य शर्तों में इन सब का उल्लेख करते हुए टेंडर डॉक्यूमेंट में प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार फाइनेंशियल अरेंजमेंट के तहत हम तरह की कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि जिस वस्तु का क्रय करने जा रहे हैं उसके लिए फाइनेंशियल बजट की व्यवस्था है अथवा नहीं, हमारे पास पैसा है कि नहीं। उसी धनराशि के अंतर्गत हम क्रय की कोई कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। चूँकि क्रय की कार्रवाई एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, इसलिए हम कोई ऐसा कमिटमेंट न करें जिसके लिए हमारे पास वित्तीय व्यवस्था ना हो। वित्तीय व्यवस्था प्रथम रूप से वित्तीय व्यवस्था को हम देखेंगे कि वित्तीय व्यवस्था कितनी है, उसके अनुसार हम तरह की कार्रवाई करेंगे। यदि किसी का क्रय की कार्रवाई में सभी लोगों का L1 आ जाता है, तो ये ऐसा माना जाता है कि न्यूनतम धनराशि सब लोगों ने दे दी है। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का बाज़ार मूल्य क्या है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। और अगर सभी ने L1 दे दिया है तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने कॉकस बना लिया है। ऐसे टेंडर पे हम क्रय की कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको निरस्त कर देंगे और पुनः दोबारा टेंडर की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, निविदा की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। इन सब बातों के साथ हम विशेष सतर्कता बरते हुए और मूल सिद्धांत है कि जिस तरीके से हम एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति
अपने सामान को बाज़ार से क्रय करने के लिए जो सतर्कता बरतता है, जिस तरीके से वो कम से कम धनराशि में वो क्रय करने की का प्रयास करता है, वही प्रयास शासकीय क्रय में करना चाहिए, ताकि शासन का कम से कम धनराशि इसमें लगे और उतनी धनराशि का हम शासकीय हित में उसका उपयोग कर सकें। मेरे कहने का मतलब, अगर हमें उस वस्तु की उस सर्विसेज की हमें आवश्यकता है। अब क्रय में वस्तु के अलावा सर्विसेज भी लिया गया है। अगर उन सर्विसेज की आवश्यकता है तभी हम उस पे आगे क्रय की कार्रवाई और सर्विसेज लेने की कार्रवाई करेंगे। यदि कोई वस्तु आके हमने क्रय करके रख लिया है और उसका उपयोग नहीं किया है, ऐसे क्रय की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्रय की कार्रवाई करने पर शासकीय धन का दुरुपयोग माना जाएगा और जो अदर एजेंसियां हैं, ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं, ये सब ऐसे वस्तुओं को पर स्टोर में पड़े रहने पर अगर उसको उपयोग नहीं किया है तो इस पर पैरा ऑडिट आपत्तियां बनाते हैं और क्रय करने वाले की जवाबदेही उसमें तय होती है। इन्हीं तो विशेष सावधानी से क्रय की कार्रवाई, शासकीय क्रय की कार्रवाई की जानी होगी। ये आप लोग इस चीज़ को भली बात समझ कर आगे क्रय की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ऐसा हमें आशा है। इसके अलावा हम आपसे जो इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, सेवा संबंधी नियमों के बारे में, वित्तीय नियमों के बारे में, सेवा संबंधी वित्तीय नियमों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बारे में, इस संदर्भ में आप लोगों से हमारा इंटरेक्शन है कि इस लोकतांत्रिक राज्य में नीति निर्धारण सरकार कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ये आप सब लोग अवगत हैं कि लोकतांत्रिक राज्य में नीति निर्धारण सरकार कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं लोकतांत्रिक राज्य के। तो नीति निर्धारण का सरकार का कार्यपालिका द्वारा करती है। नीतियों के कार्यान्वयन और नियमन हेतु सरकारी सेवाएं स्थापित की गई हैं। सरकारी सेवा का अर्थ है ऐसी सेवा जो सरकार के अधीन हो, ऐसी सेवा जो सरकार के अधीन हो, सेवक की नियुक्ति सरकार द्वारा हो, सेवक के वेतन का भुगतान सरकारी राजस्व से होता हो। ये 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं, 3 तत्व हैं सरकारी सेवा का। सेवक की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो, सेवक के वेतन का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा हो और सेवा जो है सरकार के अधीन की जा रही है। सरकारी और गैर सरकारी, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है, सरकारी सेवक की शक्तियाँ और कर्तव्य। सरकारी सेवक की जो शक्तियाँ हैं, जो उसको पावर्स हैं, उनको जो कर्तव्य हैं, वो कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं। गैर सरकारी सेवक की शक्तियाँ और कर्तव्य एक संविदा द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेन चीज़ सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में है, उनका हमारी सरकारी सेवक का एक कानून द्वारा नियंत्रित है। कानून को सेवा नियमावली है, सेवा शर्तें हैं, उसके अनुसार उसके द्वारा नियंत्रित है। और गैर सरकारी का नियंत्रण वो सिर्फ संविदा के आधार पे, एक हमारे उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध है, उनमें जो दी गई शर्तें हैं उनके अनुसार से नियंत्रित हैं। संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत सरकार अपने सेवकों को ऐसा नियम बना सकती है और सेवा शर्तों को विनियमित कर सकती है।
संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत सरकारी सेवकों को के बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में, उनके कर्तव्य दायित्व के बारे में उसका नियम सरकार बना सकती है। ये संवैधानिक व्यवस्था दी गई है। इस नियमों को बनाने के लिए, इस नियमों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में वित्तीय नियम फाइनेंशियल हैंडबुक पार्ट 2 वॉल्यूम 224 में पूरी व्यवस्था दी गई है। ये वित्तीय नियम बनाए गए हैं और इस वित्तीय नियम से सरकारी सरकारी सेवकों की सेवाओं का, सेवा शर्तों का, उनके छुट्टी का, उनके वेतन इत्यादि का निर्धारण उससे विनियमित किया जाता है। फाइनेंशियल वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 वॉल्यूम 224। इसमें कई प्रकार के नियम रखे गए हैं। एक तो मूल नियम फंडामेंटल रूल्स हैं, दूसरा सहायक नियम में सब्सिडरी रूल्स हैं, तीसरा डेलीगेशन के प्रपत्र हैं, डेलीगेशन प्रतिनिधान के हैं। ये चीज़ें सेवा के सामान्य नियमों में रखा गया है। अब जब हम किसी सर्विस, सरकार की किसी सेवा में जाते हैं तो एक संवर्ग में हम किसी सेवा के संवर्ग में आते हैं। संवर्ग क्या होता है? संवर्ग का अर्थ है किसी सेवा के पदों, किसी सेवा के भाग के, जिसको एक अलग इकाई मानकर स्वीकार किया गया है, उनके पदों की कुल संख्या को संवर्ग कहते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल हैंडबुक में तमाम प्रावधान दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं? सरकारी कर्मचारी की परिभाषा मूल नियम 9(7) खा में दी गई है। फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 224 के मूल नियम 9(7) खा में उसमें बताया गया है वो व्यक्ति जो भारतीय गणतंत्र में किसी असैनिक सेवा में, असैनिक सेवा सैन्य सेवा से अलग सिविल सेवा में नियुक्त हो, उत्तर प्रदेश के शासकीय कार्यों के संचालन के संबंध में सेवा कर रहा हो, जिसकी सेवा की शर्तें भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की धारा 241(2) खा के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा निर्धारित की गई हो तथा निर्धारित की जा सकती है। ऐसे इनसे आच्छादित तो सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट कहा गया है। सरकारी सेवकों को वेतन दिया जाएगा। ये वेतन के बारे में, जो वेतन क्या है, वो धनराशि जो सरकारी कर्मचारी प्रतिमास पाता है उसको वेतन मूल नियम 921 के अंतर्गत, मूल नियम 921 के अंतर्गत 21 के अंतर्गत बताया गया है। किसी भी कर्मचारी के लिए वेतन तभी अनमन होगा जब जिस पद पर वो तैनात है, जिस पद पर उसकी नियुक्ति की गई है, वो पद स्वीकृत हो, उस पद के अगेंस्ट काम कर रहा हो। बिना स्वीकृत किए हुए किसी पद पे कोई वेतन नहीं दिया जा सकता। फिर जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त होता है वो किसी न किसी वेतन क्रम में, पे स्केल में वो नियुक्त होता है। आजकल आज के में लेवल के रूप में उसको संज्ञा दी गई। किसी न किसी लेवल में वो कार्य करता है। पे स्केल ऐसा होता है कि जो वेतन वृद्धियों द्वारा न्यूनतम से उच्चतम की तरफ बढ़ता है। पे स्केल का डिज़ाइन या लेवल का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है जो इनिशियल उस न्यूनतम पे, फिर वो धीरे धीरे वार्षिक वेतन वृद्धियाँ लगते हुए वो उच्चतम की तरफ अग्रसर बढ़ता जाता है। सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। जो यात्राएं सरकारी कर्मचारियों को
सरकारी कार्य को निष्पादन करने हेतु करना होता है, उसको यात्रा भत्ता के रूप में उसको देते हैं। या सेवा में प्रथम ज्वाइनिंग में कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होता है। सेवा में ज्वाइन करने के योगदान देने के बाद जो भी शासकीय कार्य हेतु यात्रा किया जाता है वो उसको यात्रा भत्ता के रूप में उसको दिया जाता है। यात्रा भत्ता जो है वो यात्रा भत्ता पूरा नहीं दिया जाता। जो व्यवस्था दी गई है ये एक कंपनसेंट्री अलाउंस है। ये एक पूरक पूर्ति करने का कंपनसेंट्री, उसको कंपनसेट करने के लिए शासन ने व्यवस्था की गई है। इसमें यात्रा भत्ता के लिए हर कर्मचारी का एक श्रेणी निर्धारित है, लेवल है, उस लेवल के अनुसार यात्रा भत्ता का नियमन किया गया है। अधिकृत श्रेणियाँ 6 भागों में ये डिसाइड किया गया है। लेवल प्रथम में 15 उच्च लेवल 15 उच्च लेवल के हैं। द्वितीय में लेवल 13 का एवं 14 हैं। 3 में लेवल 12 और लेवल 13 हैं। 4 में लेवल 9, 10, 11 हैं। 5 में लेवल 6, 7, 8 हैं और 6 में लेवल 6 से कम है। इस प्रकार इनका कैटेगराइजेशन किया गया है और यात्रा की सुविधाएं उसी अनुसार से निर्धारित की गई हैं। वायुयान की यात्रा, वायुयान की इकोनॉमी क्लास और रेलवे की वातानुकूलित यात्रा, एसी कोच प्रथम श्रेणी की यात्रा, तृतीय श्रेणी की यात्रा, इकोनॉमी क्लास की वायुयान यात्रा, इन सब यात्राओं को इस लेवल में इन्हीं लेवल में डिसाइड किया। जिस लेवल से जो आता है उस लेवल से सुविधाएं दी जाती हैं। रेल की द्वितीय श्रेणी से शयनयान से ये यात्रा रेल यात्रा का प्रोविज़न किया गया है और उसी हिसाब से इनका दैनिक भत्ता भी डिसाइड किया गया है। दैनिक भत्ता के 3 कैटेगरी दिए गए हैं। एक तो लेवल के हिसाब से होगा, दूसरा शहरों के हिसाब से है। काबर के शहर, खाबर के शहर और खा से अलग जो अन्य शहर आते हैं। काबर के शहर में जो आएंगे उनका ज़्यादा होगा, खाबर में जो आएंगे उनका थोड़ा कम होगा और अन्य में उनका उससे कम होगा। शासकीय व्यवस्था में कंपनसेट यात्रा भत्ता को कंपनसेट या दैनिक भत्ता ये सब देने की व्यवस्था दी गई है, जो सेवा के को विनियमित करता है, नियमों को विनियमित करता है। सेवा में प्रवेश के समय मुख्य चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। एक तो सबसे पहले सेवा में प्रवेश के लिए स्वास्थ्य के चिकित्सीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जब भी आप सेवा में नियुक्त होंगे तो चिकित्सीय प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में किसी अस्थायी पद पर स्वास्थ्य के चिकित्सीय प्रमाण पत्र के बिना मौलिक रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये चिकित्सा प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों के लिए डिविजनल मेडिकल बोर्ड स्वस्थता प्रमाण पत्र उनका आवश्यक है और राजपत्रित कर्मचारियों के लिए पहले जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधिकारी को पावर था, प्रमाण पत्र आवश्यक था। ये 1/10/90 से इसमें व्यवस्था में परिवर्तन करके सहायक नियम 12 में व्यवस्था दी गई थी, जिसमें परिवर्तित करके अब जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा इनका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो भी सरकारी सेवक सेवा में योगदान कर लेगा वो सरकारी सेवक का पूर्ण समय सरकार के अधीन होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट करने की चीज़ है। जब आप लोग सरकारी सेवा में आएंगे, सरकारी सेवक का पूर्ण समय सरकार के अधीन होगा। सरकारी कर्मचारी का पूर्ण समय सरकार के अधीन है, ये नियम है और आवश्यकता अनुसार सरकार सक्षम अधिकारी द्वारा वो किसी प्रकार की सेवा में किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता।
सेवा में आने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जहाँ भी उसकी ड्यूटी, जहाँ पर उसको कार्य दिया जाएगा, जो भी कार्य दिया जाएगा वो उसको करने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए अलग से कोई पारिश्रमिक की दावा वो नहीं कर सकता। उसी वेतन में उसको ये सब काम करने होंगे। सरकारी सेवा में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सेवा पुस्तिका। इनकी जब सेवा में आते हैं तो इनकी एक सेवा पुस्तिका, एक सेवा अभिलेख है, सेवा पुस्तिका है जो सरकार द्वारा एक प्रारूप बनाई गई है। उसमें उसको मेंटेन करना होता है। ये सेवा पुस्तिका में सबसे मुख्य चीज़, पहला चीज़ है सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि का अंकन। जन्मतिथि, यदि कोई व्यक्ति कोई सेवा में आता है तो हाई स्कूल में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में, अंक पत्र में जो जन्मतिथि लिखी होती है वही जन्मतिथि सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पे अप्रोप्रिएट का उसमें उसका अंकन संबंधित कार्याध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। जन्मतिथि एक बार अंकित होने पर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं है, कहीं किसी लेवल पे उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर सपोज कीजिए कोई व्यक्ति हाई स्कूल नहीं पास है या उसके पास कोई शैक्षणिक अभिलेख नहीं है तो उसके जन्मतिथि का निर्धारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि मुख्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो आयु लिखी है वही आयु जन्मतिथि में अंकित की जाएगी। सपोज कीजिए 5/5/2005 को कोई सेवा में प्रवेश करता है और उसकी आयु 22 वर्ष लिखी हुई है तो उसका जन्मतिथि 5/5/1983, 22 साल उसे घटा के 5/5/1983 उसका अंकित कर दिया जाएगा। और उस जन्मतिथि में अंकित करने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर हाई स्कूल पास हैं या शैक्षणिक अभिलेख हैं, हाई स्कूल पास हैं तो हाई स्कूल की जन्मतिथि उसमें जो लिखी है हाई स्कूल के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट में वही सेवा पुस्तिका में अंकित की जाएगी। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साल और महीना ज्ञात है, कर्मचारी के जन्मतिथि में साल और महीना ही ज्ञात है तो ऐसे उस महीने, साल के उस महीने में उसकी जन्मतिथि का अंकन 16 तारीख की जाएगी। 16 तारीख एक बार अंकित करने के बाद फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके लिए कोई किसी प्रकार के प्रार्थना पत्र किन्हीं परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सेवा में आने के बाद सेवा पुस्तिका जब तैयार हो जाएगी तो उसमें सेवा का सत्यापन इत्यादि सब चीज़ें शनैः धीरे धीरे उसमें कार्याध्यक्ष द्वारा किया जाता रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत मानव संपदा में सेवाओं के अभिलेखों का सेवा पुस्तिका का रखरखाव इसके तहत किया जा रहा है। मानव संपदा के तहत इसमें मानव संपदा के तहत ऑनलाइन कार्यभार ग्रहण करना, कार्यमुक्त करना, ये सब उसमें व्यवस्था दी गई है। वेतन का वितरण, वेतन पेंशन प्रबंधन, ऑनलाइन वार्षिक कार्य निष्पादन विवरण, ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, यात्रा प्रबंधन, छुट्टी प्रबंधन, ई सेवा पुस्तिका, कार्मिक का सेवा इतिहास, कार्मिक का अवकाश विवरण, परिवार और नामांतरण विवरण, सरकारी सेवा प्रारंभ करने का विवरण,
फिर आगे चल के ऑनलाइन तबादला आदेश, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स, पदोन्नत आदेश ऑनलाइन, नियुक्ति आदेश इत्यादि का उसमें व्यवस्था दी गई है। मानव संपदा प्रणाली लागू करने के बाद सरकार से कर्मचारियों को सुविधाएं काफ़ी प्रदान की गई हैं, जैसे ई सेवा पुस्तिका की देखरेख और सत्यापन आप ऑनलाइन देख सकते हैं। स्थानांतरण पदोन्नत आदेश, कर्मचारियों की जानकारी ऑनलाइन APR कर्मचारी प्रशिक्षण योग्यता, उनकी वार्षिक संपत्ति रिपोर्ट, अन्य अनुप्रयोगों के साथ मोबाइल एप्लीकेशन इत्यादि कर सकते हैं। ई पुस्तिका के प्रपत्र से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त में व्यवस्था, व्यक्तिगत उनके कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी उसमें अंकित होगी, पते की जानकारी रहेगी, सेवा प्रारंभ की जानकारी होगी, शिक्षा की जानकारी, प्रशिक्षण की जानकारी, परिवार की जानकारी, ऋण विवरण जो आप लोन लें, हाउसिंग लेंगे, GPF से लोन लें इत्यादि, सेवा इतिहास, अवकाश की जानकारी, विभागीय कार्रवाई, नामांकित विवरण, पुरस्कार विवरण, ये सब चीज़ें मानव संपदा पोर्टल से ई सेवा पुस्तिका के प्रपत्र से ये सब जानकारी प्राप्त होगी। इस तरीके से हमने क्रय प्रक्रिया के संबंध में, शासकीय क्रय प्रक्रिया के संबंध में कुछ आवश्यक सूक्ष्म जानकारी, प्रारंभिक जानकारी हमने आप लोगों को उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ आप लोग सरकारी सेवा में आने वाले हैं तो सरकारी सेवकों के संबंध में, सरकारी सेवक क्या होते हैं, उनकी सेवा नियमावली किस तरीके से नियंत्रित होगी। मानव संपदा पोर्टल पे बेसिक शिक्षा विभाग में आने मानव संपदा पोर्टल के प्रयोग से आपको क्या क्या जानकारियाँ अपनी आपकी सेवा विवरण से प्राप्त हो सकता है, इन सब के बारे में हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। इसी के साथ मैं अपना ये वार्ता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, अब कोई इसमें आया कमेंट वगैरह आया है?